अभी तक नहीं पता, इसलिए मुझे ये लग रहा था, जैसे मेरा अंदाज़ा ये था कि जुलाई के अंदर अनाउंस हो जाएगा। तो मेरा ये था कि कम से कम 50% सिलेबस में निपटा लूँ, फिर से अगर एग्ज़ाम आ जाता है फिर मैं जल्दबाजी में चीज़ें ख़त्म भी कर सकता हूँ। पर अभी इनका लग रहा है कि ये इस महीने तो निकालने वाले नहीं हैं, बरसात और ऐसे मौसम ख़राब और नुकसान हो रहे हैं यहाँ वहाँ, तो इस महीने तो निकालने वाले ये हैं नहीं। अगले महीने पे उम्मीद है कि वो निकालें, क्योंकि इन देखो वैकेंसी इतनी ज़्यादा है जो उन्होंने निकालनी है, पर निकालने कब है यही जाने। जैसे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जीबीटी की वैकेंसीज कितने साल से पेंडिंग है, मतलब एक आया था 19 वाला, उसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं है। इसके बाद फिर पटवारी वाली वैकेंसी 4 साल से पेंडिंग है, वो नहीं निकले इनके। और छोड़ो पिछले 8 महीने में कौन सी वैकेंसी एक भी आई हो तो बताओ मुझे। आप एक वैकेंसी नहीं निकाली पिछले, कि ड्राइवर की वैकेंसी निकाली हो कि प्लम्बर की वैकेंसी निकाली, एक वैकेंसी नहीं निकाली है। ऊपर की तो बात ही अलग है। तो अभी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इन्होंने एक तो ये कर दी, भंग कर दिया उसको, कमीशन को। अब वो कह रहे हैं, अभी जैसे परसों की रिपोर्ट थी, परसों की उससे पहले की मेरे ख्याल से फ्राइडे की रिपोर्ट थी, इसमें उन्होंने कहा कि जो कमीशन अब भंग हो चुका है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो भी इंक्वायरी होनी थी। और अब इनको कहा गया आपने जल्दी से अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, पर जल्दी मतलब कब, ये हमें समझ नहीं आ रहा कब करवाएंगे ये। पर फिर भी जैसे मान लो आज ये अनाउंस करते हैं कि वैकेंसी निकालने वाले हैं, तो फिर कमीशन वैकेंसी निकालता है, फिर उसकी नोटिफिकेशन आती है, फिर वो तो 4-5 महीने इसमें लग जाते हैं। तो अब निकालोगे तो नवंबर में भरे जाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये कब करने वाले हैं, पर इस साल तो करना ही पड़ेगा इनको, कोई और चारा है नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि 24 में चुनाव आ रहे हैं ना। ये कभी नहीं करेंगे, मतलब मेरा, आप मैं लिख के देता हूँ, ये अब ना है जुलाई का महीना ना, अगस्त के महीने में वैकेंसी आनी ही आनी है। आएंगे और फिर एग्ज़ाम करवा लेंगे नवंबर के महीने में, सारे एग्ज़ाम। नवंबर के महीने में आप पाओगे हर संडे को एग्ज़ाम होने वाला है, हर संडे को, क्योंकि दिसंबर में ऊपर बंद, किन्नौर बंद, लाहौल स्पीति बंद, चंबा में दिक्कत काफ़ी, तो वो एग्ज़ाम हो नहीं सकते हैं। और ये एग्ज़ाम कभी भी मार्च या फरवरी में जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है उस एरिया में पूरे, उसमें कि अनाउंसमेंट्स नहीं करनी है, कि वो फिर इलेक्टोरल लग जाती है ना, वो इलेक्शन के व्यू से दिखता है वो। तो मान के चलो कि नवंबर दिसंबर तक चीज़ें हो जानी है, ये मेरा अंदाज़ा है। पर जैसे वैकेंसी आती है ना, फिर जोश आता है, हमें भी आता है जोश, कि सिलेबस कितना हुआ है, कहाँ पहुँचा है, कितना आता है आपको बताओ। ये ऐसे मरे पड़े हैं सारे, कि हम उम्मीद कर रहे हैं 4-4 महीनों से कि अब आएगी, तब आएगी, अब आएगी, तब आएगी। तो वही बात है ना। हाँ, अच्छी पेशेंस नहीं रहती, मेन है बात पेशेंस की। पढ़ने वाले की भी पेशेंस टूटती है, क्योंकि ज़्यादातर हम में एनर्जी कब आती है, जब मुसीबत सामने आ जाए। तो मुसीबत मीन्स एग्ज़ाम सामने आ जाए तो हम जान लगाते हैं। अब एग्ज़ाम का आता पता नहीं है, इस कारण भी कई बार लोगों का ना बीच में पेशेंस टूट जाता है, कि कब तक पढ़ना है, आखिर कितना पढ़े। ये तो समस्या है ही है, पर कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो आना ही आना है। अनाउंसमेंट्स इस महीने नहीं तो अगले महीने पहले हफ्ते में होने वाली है, या फिर मिंजर के टाइम पे हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि 2 बैठकें इनकी हैं जो मिंजर के समय होने वाली हैं। जैसे खुद मुख्यमंत्री यहाँ चंबा आने वाले हैं ना, ये तो उस समय पे बैठकें इनकी होने वाली है, मिंजर को लेके भी और अनाउंसमेंट्स के ऊपर भी। शायद उसमें ये तोहफा दे दें कि ये वैकेंसी निकलने वाली है, हो सकता है ऐसा हो जाए। हाँ, वो भी दम तोड़ गए ना बेचारे। हाँ हाँ हाँ, पेपर नहीं हुआ है, वही बात है। चलिए, क्या कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन होते हैं, राष्ट्रपति, तो दूसरे जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। एक बात तो यहाँ से ही आ जाती है। और बात की जाए कि ये हमारे देश में उपराष्ट्रपति का ओहदा कौन से देश से इंस्पायर्ड है, तो इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है और जितनी पावर्स उनको दी जाती हैं
वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ढांचे से प्रभावित है। तो जिस तरह, जिस कद का, जिस पोजीशन का, जिस पावर का ढांचा उपराष्ट्रपति का अमेरिका में है, वैसा ही इंडिया के अंदर है। बस साथ में आपको एक और बात जाननी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मुखिया होते हैं साथ साथ में, और उनको सारी फैसिलिटी, सारी सैलरी उस ओहदे के बेसिस पे मिलती है। उपराष्ट्रपति होते हैं चेयरपर्सन ऑफ, सभापति बोलते हैं इनको, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और इनको सारी सैलरी और अलाउंसेस, सारी इनको सैलरी और जो भत्ते होते हैं ये एज इनको मिलते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पे, सॉरी सभापति के तौर पे। तो सभापति के तौर पे सारे भत्ते, सारी सैलरी इनको मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नाम पे इनको सैलरी या भत्ते नहीं दिए जाते हैं। तो बोलने को होते उपराष्ट्रपति हैं, पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं एज अ सभापति। तो इसमें लिखिएगा, देखिए यूं तो चुनाव उपराष्ट्रपति के लिए होता है, पद के लिए होता है। यूं तो चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है, यूं तो चुनाव उपराष्ट्रपति के पद के लिए होता है, मगर उनका मुख्यता से कार्य, सभापति के, राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। नाउ बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता। उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो पहली क्वालिफिकेशन में यही आता है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। हाँ जी, एमएलए, जो स्टेट के एमएलए होते हैं, नहीं, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको स्टेट के एमएलए चुनते हैं। जैसे हिमाचल से 3 सीट हैं राज्यसभा की, तो उनका चयन जो है वो एमएलए करेंगे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के, वो चुनते हैं। तो 2 हाउस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा लोगों की सभा, माने लोगों के द्वारा चुन के वहाँ लोग भेजे जाते हैं। हिमाचल से 4 लोकसभा के सीट्स हैं, तो 4 लोकसभा के एमपी यहाँ से चुन के जाते हैं हमारे द्वारा, डायरेक्टली हमसे। पर जो राज्यसभा के 3 एमपी हैं हिमाचल से, वो हम नहीं चुनते, हमारे प्रतिनिधि हिमाचल में एमएलए जो होते हैं वो उनको चुनते हैं। तभी तो राज्यसभा है, राज्यों की सभा। तो राज्य में जिसकी सरकार होगी उसके ज़्यादातर क्या होंगे, एमएलए, और उन्हीं के ज़्यादातर एमपी वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंड कीजिए। 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोगों का बोलबाला होता है, लोगों का जो मन किया उस समय पे उसको वोट कर डालेंगे। मगर राज्यसभा में बोलबाला लोगों का नहीं होता है, राज्यों का होता है। थोड़ा सा ये आप डेप्थ में समझिए बात को। राज्यसभा लोकसभा, राज्यों की सभा लोगों की सभा। 2024 के चुनाव में मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल, जो भी नाम ये सामने आ रहे हैं, लोगों का जिस तरफ मन किया उसको वोट कर डालेंगे।
तो इसीलिए लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और उसका एमपी डायरेक्टली जनता द्वारा चुन के वहाँ पहुँचता है और जिसकी ड्यूटी है सरकार को वहाँ पे बनाना भी केंद्र में। पर यहाँ का जो एमपी होता है वो जनता नहीं भेजती इसको चुन के, जनता के एमएलए इनको चुनते हैं। और एमएलए कहाँ होते हैं? राज्य की विधान सभा में। तो राज्य में मान लो अगर बीजेपी की सरकार है किसी राज्य में, मान लो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ज़्यादातर एमएलए किसके हैं वहाँ पे? भाजपा के। तो वहाँ से जो राज्यसभा का एमपी चुना जाएगा उसमें ज़्यादातर संख्या किसकी होने वाली है? बीजेपी की, क्योंकि राज्यों में जो भी सत्ता में पार्टी होगी उसी के ही ज़्यादातर एमपी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। इज़ इट ट्रू नॉट? राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं उनका चयन करता कौन है? एमएलए। विधान सभाओं के एमएलए चुनते हैं। अगर मान लो जैसे अभी की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार किसके समय पे? कांग्रेस की है, तो ज़्यादातर एमएलए किसके हैं? ऑब्वियसली कांग्रेस के हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा एमएलए उतनी ज़्यादा उनके पास पावर किन के लिए? राज्यसभा के चुनाव के लिए, कि राज्यसभा के चुनाव में एमएलए वोट करने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो उनको चुन के आगे जो है वो भेजा जाएगा। इसलिए ये हाउस होता है परमानेंट और ये हाउस होता है टेम्परेरी। ये कभी भंग नहीं होता, लगातार चलता रहता है, पर ये 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है, दोबारा चुनाव इनके करवाने पड़ते हैं। तो खैर वो चीज़ें डिफरेंट है। हम रिवीजन जब करेंगे तो भी हर बातें बार बार हम सारी बातें बार बार किया करेंगे। एक बार पढ़ के कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी ही बात कहता हूँ, जब मैंने क्लास में एक बार पढ़ा था हम सिर्फ 10% समझ पाए थे। फिर आज तो फिर भी जैसे ज़माना वीडियो का है, तो उस समय पे ना ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। ऑडियो मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। उसमें कहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करनी और वीडियो देखनी यूट्यूब पे, इतना डेटा होता नहीं था हमारे पास, और था ही इतना महंगा था काफ़ी डेटा। तो उसमें क्या था कि कुछ स्टूडेंट ना क्लास के अंदर माइक्रोफोन ऑन कर कर रिकॉर्डिंग करते थे क्लासेस की, जो सर पढ़ाते थे। तो उनकी रिकॉर्डिंग हम सुनते बाद में क्या वो क्या कहा था, लगातार सुन सुन के तो बातें याद रहती हैं। एक बार कोई पढ़ के याद कर ले वो इतना आसान तो है ही नहीं याद करना इनको। इवन आप पाएंगे कि आपने जो चैप्टर पढ़े फंडामेंटल राइट्स के कोई भी, आपने बेशक 5 बार क्यों ना पढ़े हो, 5 महीने छोड़ दो फिर वही हाल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा फिर काम। समस्या यही है इसके अंदर, काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो एज है या उम्र है कितनी होनी चाहिए? 35 से, तो 35 से क्या हो? ज़्यादा हो एज उनकी। और एक और क्वालिफिकेशन है कि ये राज्यसभा के सदस्य चुनने के काबिल हो। तीसरा है, यह है राज्य सभा के सदस्य चुनने के काबिल हो, चुने जाने के लिए काबिल हो, चुने जाने के काबिल हो। ये राज्य सभा के सदस्य चुने जाने के लिए जाने के काबिल हो। सही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, कोई लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति का दावेदार कोई लाभ के पद पे ना हो। आप देख पा रहे हैं कि ये सेम ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला सेम ही है। बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि लाभ का पद होता क्या है। व्हाट इज़ दी लाभ का पद? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है ये? हाँ बिल्कुल, सरकारी पद, कोई भी सरकारी पद, चाहे केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, राइट? चाहे केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, ये पद होना चाहिए कैसे वाला? जो राज्य सरकार के अधीन आता हो या फिर केंद्र सरकार से। अगर कुछ भी बेनिफिट है तो हम कहेंगे उसको ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट। कई बार कुछ लोग होते हैं जो सरकार से सैलरी नहीं लेते मगर पद पे आसीन होते हैं। जैसे सपोज़ कहा जाए कि आपको डीसी बना दिया जाए, सैलरी नहीं देंगे, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि एक डीसी जो होता है उसके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है कि पावर भी इंपॉर्टेंट है? पावर। मेरे ख्याल से सैलरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डीसी की सैलरी होती है। बाहर रेडी पे जो लोग काम कर रहे हैं उतना पैसा वो भी कमा लेते हैं, ये फैक्ट है। चंबा की रेडी पे जो मोमोज बेच रहे हैं ना लोग, सब क्या है, उनकी इनकम मंथली 80-90 हज़ार रुपये है और आईएएस की सैलरी भी इतनी होती है, 70-80 हज़ार होती है। तो सैलरी पे तो मत जाइए, तो बात क्या है फिर? पावर की। तो इसलिए ये नहीं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स सैलरी ही मिल रही, नहीं, सैलरी भी ना मिले तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए थे। होता क्या है, इससे कोई सरकार जब बनती है तो कुछ ही लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाता है। इज इट ट्रू नॉट? अब 40 एमएलए कांग्रेस के हैं। कितने एमएलए हैं कांग्रेस के? 40 एमएलए, और मंत्री सिर्फ 9 हैं। तो बाकी 31 दुखी होंगे ना, हमें क्यों नहीं बनाया मंत्री, हमें क्यों नहीं बनाया मंत्री, हम भी डिज़र्व करते थे। हर किसी को लगता कि वो डिज़र्व करता था, हर किसी को ऐसा लगता है। अब कुछ लोग होते हैं जो पार्टी तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो उन लोगों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने संसदीय सचिव बना देते हैं। तो संसदीय सचिव को कोई सैलरी नहीं मिलती पर पावर मिलती है। तो सवाल है आपसे मेरा कि संसदीय सचिव क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उसमें दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? उनको सैलरी नहीं मिलती है तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आते हैं। क्यों आते हैं? मैंने अभी इतनी कहानी सुनाई आपको कि एक आईएएस को, डीसी को सैलरी मिलने ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है? तो सैलरी सा फ़र्क नहीं पड़ता है, उस पद पे आप पहुंच चुके हैं। क्या सैलरी होती मंत्री की? 2.5 लाख रुपए पर मंथ, ये सैलरी मंत्री की हिमाचल प्रदेश में। सैलरी भाड़ में जाए, मंत्री एक आदमी बन जाए या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन जाए तो कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या साइन नहीं करवाते लोग। करोड़ों रुपया यहाँ से वहाँ कर देते हैं दिन के अंदर, एक दिन में। अगर मंत्री चाहे तो एक दिन में उसे 1 करोड़ रुपए घूस आसानी से मिल सकती है, अगर चाहे तो एक दिन में। तो फिर पैसा क्या मैटर, 2.5 लाख क्या उसके आगे? फिर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैलरी मिले तो ही आप उसे काउंट करेंगे। सैलरी नहीं भी मिलती तो भी वो पद जो है पावरफुल है, उस पद का इस्तेमाल करके वो कोई पैसा अर्न कर सकते हैं। तो फिर प्रॉफिट हुआ, ये तो अवैध है या अवैध है? प्रॉफिट तो हो रहा है उनको। भाई ये बात यहाँ से है जो हमें जाननी है। और बात की जाए कंडीशन, तो खैर इसमें कुछ दिन खास नहीं है, इनके पद का भी कोई इतना ख़ास नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट्स और ये सब चीज़ें। अगर इन्होंने वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? वैकेंसी VACA, वैकेंसी कैसे बनती है? मतलब उपराष्ट्रपति के पोस्ट की वैकेंसी कब क्रिएट होगी? एक, रिज़ाइन दे दें वो, दूसरा उनकी मौत हो जाए, 2 कंडीशन है। तीसरा ये है कि उनका इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग हो जाए। कई बार ऐसे भी कंडीशंस आती हैं कि इस पद पर बैठे हुए लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और उस मिसयूज़ के ऊपर पब्लिक में अगर बात चली जाए तो उनको उनके पद से निकाल सकते हैं। किसके ज़रिए? इम्पीचमेंट या महाभियोग के ज़रिए। लिखिएगा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है रेजिग्नेशन, माने इस्तीफ़ा। दूसरा है मौत, डेथ, मौत। और अगला है वही महाअभियोग, इम्पीचमेंट। महाअभियोग, इम्पीचमेंट। तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ खास
बात नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आपको मैं लिस्ट भेजूँगा इसके बाद ग्रुप में, वो आपने नोट कर लेना है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर उपराष्ट्रपति के बारे में क्या आता रहा है कि नीचे दिए गए उपराष्ट्रपति के नाम को समय अनुसार अरेंज करेंगे, पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ भी खास नहीं है। सही है, तो समय है हम नोट कर पाएँ इसको? क्या टाइम हमारे पास है? ज़रा चेक करें, क्योंकि नोट कर लें तो बढ़िया रहेगा। हो जाएगा फिर तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? बहुत बड़े आदमी, क्योंकि फिलासफर थे, फिलासफर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक रहे थे। आगे लिखो ऐसे, 1952 से 1962 तक 10 साल ये भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर रहे। और फिर आप जानते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उससे पहले देखो, लेट मी टेल यू, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। दूसरे पे कौन थे? पर उससे पहले ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के ही जन्म दिवस पे हम मनाते हैं टीचर्स डे, 5 सितंबर को। राइट आंसर। जाकिर हुसैन, हाँ, इनके बर्थडे के ऊपर इन्होंने कहा था कि मेरे बर्थडे को जो है एज अ टीचर डे मनाएं, ताकि अध्यापकों को सम्मानित किया जाए। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 तक के बनाए गए थे। एंड थर्ड हमारे पास है वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी, वी.वी. गिरी। तो वी.वी. गिरी की बात की जाए, 1967 से 1969 तक रहे थे वी.वी. गिरी। 1967 से 1969 तक ये रहे थे। फिर गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, आपको बता दो राष्ट्रपति के नाम आप सब जानते हैं, आपको एग्जाम में आते ही नाम किसके हैं? उपराष्ट्रपति के, क्योंकि वो पता ही नहीं होते हैं। जैसे गोपाल स्वरूप पाठक नाम ही कभी नहीं सुना होगा आपने, कौन बंदा आ गया? तो इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको 3-4 ही नाम याद है उपराष्ट्रपति के, ये फैक्ट है। तो बीच के राष्ट्रपति के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे गोपाल स्वरूप पाठक कौन से उपराष्ट्रपति? चौथे थे, 5वें थे, 6ठे थे। तो दिक्कत वाली बात होगी इसमें कि हम अक्सर नहीं पढ़ते इन नामों को। गोपाल स्वरूप पाठक लिखा आपने 1969 से 1974 तक। एक काम करता है, वह लिखना ही है तो आपको मैं फ़ोटो भेज देता हूँ। जब लिखना ही है तो फिर इसमें कुछ बताने लायक चीज़ ही नहीं है।